Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for 6th grade. Well, 6th class students, today our topic will be traveling etiquettes, यानी कि सफ़र के आदाब. इनके हम एक्सरसाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे. सो आप अपनी पेन और नोटबुक्स निकाल लें. आप नोट करते जाएं साथ साथ जो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा रही हूँ. एक्सरसाइज में मौजूद होगा वर्ड्स मीनिंग एज यूजुअल, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो आपकी चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है. आप लोग जानते हैं कि हमने ट्रैवलिंग एटिकेट्स की रीडिंग कर ली थी. मैंने आपको तफसील से समझाया था कि ट्रैवलिंग एटिकेट्स क्या होते हैं और राइटर ने इस चैप्टर में किस तरह से सफ़र के आदाब बयान किए थे. उसने डिफरेंट तरीके बताए थे कि आपने किस तरह से सफ़र के दौरान अपने आप को अदब में रखना है ताकि हादसात और बुरी वाक़यात से बचा जा सके. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो आप अपने पेन्स और अपनी नोटबुक्स निकाल लें. हेयर आर द वर्ड्स मीनिंग. ठीक है, ऊपर मेंशन करें वर्ड्स मीनिंग, दरमियान में उसी तरह आपने पार्टीशन करनी है, लाइन लगानी है. एंड यू विल राइट वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड मीनिंग्स ऑन द राइट साइड. ठीक है, चलें. पहला है अलर्ट. ठीक है, अलर्ट का मीनिंग होता है चौकन्ना या होशियार. सिर्फ आपने इसके उर्दू मीनिंग्स लिखने हैं, जो आगे इंग्लिश मीनिंग्स लिखे हुए हैं वो आपने नहीं लिखने. सो दीज आर योर वर्ड्स मीनिंग्स. डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, मंजिल मकसूद को. कैप्टन कप्तान को कहते हैं. डिसेबल्ड माजूर को कहते हैं. एटिकेट आदाब को कहते हैं. पेवमेंट फुटपाथ को कहते हैं. पैसेंजर्स मुसाफिर. प्लेटफॉर्म की उर्दू भी प्लेटफॉर्म ही होती है, सो इसको आप उर्दू में प्लेटफॉर्म ही लिखेंगे. सेंसिबली होशमंदी से या अक्लमंदी से. थ्रेटनिंग धमकी देना या धमकी आवाज के धमकी की आवाज. ठीक है, ये है आपका वर्ड्स मीनिंग. या आप उतार लें एंड कंप्लीट योर वर्क. जी स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर के एंड पे दिया होगा यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. चैप्टर के एंड पे निकालें और उसमें लिखा होगा यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. सबसे पहला है गेट ऑफ. इसका मतलब होता है उतरना. आपने इसका पहले वर्ड लिखना है, फिर उर्दू में मीनिंग लिखना है और फिर इसका सेंटेंस बनाना है. इसका सेंटेंस बनेगा आई शैल गेट ऑफ द बस एट नेक्स्ट स्टॉप. गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना. मैं आपको बता चुकी हूँ. मैनी पैसेंजर्स गेट ऑन द बस व्हेन इट स्टॉप्स. स्टैंड अप खड़े होना. वी स्टैंड अप व्हेन आवर टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम. ये तो आपके एक्सपीरियंस की बात है. सिट डाउन बैठ जाना. ही विल सिट डाउन ऑन हिज चेयर आफ्टर अ वाइल. अगर आपको इसकी उर्दू समझ नहीं आती या कोई मुश्किल इंग्लिश लगती है तो इसकी उर्दू भी साथ ही दी गई है. आप लोग इसको पढ़ सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, आसानी के लिए. जी नेक्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स. मैं आपको पहले से बता दूं, इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि ये आपने पूरे नहीं लिखने. जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, गाइड करूंगी, उस तरह से आप लोग लिख लें. इतने लेंदी आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है. इन्होंने बहुत तफसीलन बताए हुए हैं, हम उसको थोड़े शॉर्ट करके लिखेंगे. व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स. The etiquettes for traveling are correct rules of behavior for traveling. फुल स्टॉप. यहाँ तक लिखना है आपने, आगे नीचे नहीं लिखना है. जो 1 2 दिया हुआ ये आपने नहीं लिखना, सिर्फ एक लाइन लिखनी है शुरू वाली. The etiquettes for traveling are correct rules of behavior for traveling. Second is what things you should do while waiting for the bus or the van. While you are waiting for a transport, you should take care to stand away from the edge of a footpath or if on a platform, away from the edge of platform. Don't play with your friends while waiting for a bus or van. ये आपने पूरा लिखना है. ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना. ये पूरा इसका आंसर बनता है. क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, आप लिख लें. इसको थोड़ा सा आप जूम कर लें बेशक. ये देखिए. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे हैं, ये जो ऊपर आंसर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और अ बस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये जो आगे 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, 8, 9 दिया हुआ है, ये आपने नहीं लिखने, इनको इग्नोर कर दें, इन्होंने गलती से मिस प्रिंट कर दिया नोट्स में। आप लोग 10, 11 भी नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ से जो आंसर शुरू हो रहा है ना, ये देखिए आंसर लिखा हुआ है ANS। While traveling in a transport, we should treat the driver, conductor and other passengers with respect। ठीक है, ये आपने एक लाइन इसका जवाब लिखना है, इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और अ बस। ये सारा कुछ छोड़ के आपने सिर्फ इस आंसर में एक लाइन लिखनी है। While traveling in transport, we should treat the driver, conductor and other passengers with respect। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ इन द बस। We should keep our luggage safely। ये keep का के छोटा आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, इन्होंने मिस्टेक से लिख दिए। We should not stand near the door। if we are standing, we should hold on to the handrails। फुल स्टॉप, यहाँ तक आपने लिखना है। जो रेस्ट ऑफ द आंसर है वो आपने नहीं लिखना, सिर्फ ये 2 लाइन्स लिखनी है। Question number 5 is what might happen if you don't show patience while getting off the bus। अगर आप बस से उतरते वक्त सब्र से काम नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है। Answer: we do not show patience while getting off the bus, we might push someone or we might ourselves fall on the road in our haste and injure ourselves। अगर हम बस से उतरते वक्त सब्र से काम नहीं लेंगे तो किसी को धक्का लग सकता है या फिर हम खुद अपनी जल्दबाजी में सड़क पर गिरकर खुद को भी जख्मी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, लिख लें आप। सी पार्ट है here are some road signs to learn, can you write the correct message under each sign। ये कुछ रोड साइंस है, इनके नीचे आपने इंग्लिश में करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन लिखनी है इसके हर एक साइन के। ठीक है, ये रोड्स पे आपको साइड पे बने होंगे, जब आप ड्राइव पे कहीं गए हो या आप किसी बस में जा रहे हैं तो आपको साइड पे इस तरह के जो है कई निशानात बने हुए मिलेंगे। ठीक है, फॉर योर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस के लिए रोड पे। तो इनके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आए मैं आपको लिखवाती हूँ इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। सबसे पहले है ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है जिसके अंदर साइकिल छोटी सी बनी हुई है, ये निशान होता है जिसका मतलब है साइकिल सवारों के लिए रास्ता। ठीक है, यानी कि जहां ये निशान बना होगा वहां पर साइकिल सवारों के लिए रास्ता होगा। आपने इसके लिए इंग्लिश में लिख देना है पाथ फॉर द साइक्लिस्ट। ये नीचे लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड, आप देखें सबसे नीचे पाथ फॉर द साइक्लिस्ट, साइकिल सवारों के लिए रास्ता। सेकंड है लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, इन द ट्रायंगल, ये निशान होता है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। ठीक है, आपने लिख लेना है पेडिस्ट्रियन पाथ ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, बिल्कुल नीचे आप देखें पेडिस्ट्रियन पाथ। फिर इन द थर्ड ट्रायंगल 2 एरोस बने हुए हैं, एक आगे को और एक पीछे को, और बीच में एक लाइन लगी हुई है। सो इसका क्या मतलब होता है, 2 तरफा ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक आ भी सकती है और जा भी सकती है। दो तरफा ट्रैफिक को ये शो करता है। और ये आपने इसके नीचे लिख लेना है 2 वे ट्रैफिक। आप लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे देखें पाथ फॉर द साइकिलिस्ट के नीचे 2 वे ट्रैफिक। ठीक है, 2 तरफा ट्रैफिक, इसके नीचे लिख लें आप। फिर नीचे आ जाए, सर्कल में हैंड बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है स्टॉप, ठहरिए, इसके नीचे आप लिख लें स्टॉप। ठीक है, उसके आगे सर्कल में एक आदमी पर वो कट लगा हुआ। ठीक है, कैंसिलेशन का, तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई चल नहीं सकता है। ठीक है, पैदल चलने वालों का दाखिला ममनू है, यानी कि यहाँ से गाड़ियां गुजरती होंगी या हैवी ट्रैफिक होगी, तो इसलिए यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है। सो ये निशान ये शो करता है। आपने लिख लेना नो पेडिस्ट्रियंस
ऑन द लेफ्ट साइड 3rd नंबर पे देखें, सबसे नीचे। फिर उसके बाद एक सर्कल में पी पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है नो पार्किंग। जैसे कि आप जानते हैं, आपने कई दफा ये साइन बोर्ड देखा होगा रोड पे कि जहां पर पार्किंग नहीं करनी होती, यू आर नॉट मेंट टू पार्क हियर, वहां पर आपको ये साइन नजर आता है। फिर एक सर्कल में एरोज फिर से नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि सीधे चलिए, दाएं सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, यानी कि अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आप दाएं मुड़ जाइए, ठीक है। गो स्ट्रेट टर्न राइट, इसके नीचे ये लिख लें। 4th नंबर पे लेफ्ट साइड पे नीचे देखें, गो स्ट्रेट टर्न राइट, स्ट्रेट के आगे टी डालिएगा, STRAIGHT है, ठीक है, ये टी लिखना भूल गए, मिसप्रिंट है। फिर नेक्स्ट सर्कल में इसका उल्टा साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका लिखें गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट, ठीक है। ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन 4th नंबर पे आप नीचे देखें, गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट, सीधे जाएं और बाएं मुड़ जाएं। और आखिरी क्या है, एक गोल दायरा से बना हुआ है एरो की सूरत में, ठीक है, तो इसको कहते हैं राउंड अबाउट, चक्कर। कौन सा राउंड अबाउट होता है, एक बहुत बड़ी सी जगह होती है राउंड सी, उसमें से ट्रैफिक गोल घूम के उसके चौराहा, इसको भी आप कह सकते हैं कि इसके एक लेफ्ट साइड पे रोड होता है, एक राइट साइड पे होता है, एक फ्रंट पे होता है और एक बैक पे होता है। तो 4 रास्ते यहां से निकल सकते हैं एक चक्कर से, तो चक्कर होता है, ठीक है। ये है, ये साइंस का मतलब है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लें सारे साइंस को जी। नाउ इज योर ग्रामर पार्ट, आपकी एक्सरसाइज में आगे ग्रामर पार्ट है, ठीक है। ग्रामर में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिसके अंदर ये देखें इस वक्त इस्तेमाल करते हैं ये प्रोनाउंस जब जुमले का फाल और मफूल एक ही शख्स या चीज हो, यानी कि जब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू द मार्केट और प्ले ग्राउंड एंड यू हैव टू ट्रेवल बाय योर सेल्फ, तुम्हें प्ले ग्राउंड जाना है और तुम्हें खुद ही ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये योर सेल्फ जिसके अंदर यूज हो रहा हो, देम सेल्व्स, इस तरह के जिसके अंदर यूज हो रहे हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में अगर उसी के सेल्फ के बारे में बात हो रही हो, सो दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की डेफिनेशन में एक बार फिर दोहरा देती हूँ। प्रोनाउंस बच्चों वो नाम या चीज या जगह का शख्स का नाम होता है जो कि हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, वी। अब जो प्रोनाउंस हैं उसके डिफरेंट आगे काइंड्स हैं, जिनमें से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो काम कर रहा है, अगर यू की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, तो हिमसेल्फ आगे आ जाएगा, उसी के बारे में बात होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की सेंटेंसेस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस शो करते हैं, जिसमें अक्स शो हो रहा हो ना, ठीक है, अक्स है, यानी कि अगर एक इंसान की बात हो रही है तो आगे भी उसी इंसान की बात हो रही हो, तो वो अक्स जो है वो शो करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं अक्स वाले प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिफ्लेक्शन से निकला है ये रिफ्लेक्सिव, ठीक है। योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। चूज, ये देखें, अब ए पार्ट में आ जाए। चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। नंबर 1 इज रहील मेड हिज टी शर्ट हिमसेल्फ। रहील ने खुद अपनी टी शर्ट बनाई, तो खुद क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि हिमसेल्फ। रहील इज अ मेल, बॉय है वो, तो उसको इसीलिए हिमसेल्फ कहा गया। अगर वो कोई लड़की रहीला की बात होती तो फिर हर सेल्फ आता। लुबना डिड द वर्क हर सेल्फ, ठीक है। अब ये क्या, लुबना इज अ गर्ल, तो अब हर सेल्फ आया उसके आगे। नंबर 3 इज वी हेल्प आवर सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ आता है, ठीक है।
लड़की के साथ हर सेल्फ आता है, और मेल यानी कि बॉयज के साथ हिम सेल्फ आता है, आपने याद रखना है। और यू के साथ योर सेल्फ आता है, आई के साथ माई सेल्फ आता है, ठीक है, याद रखना है आपने ये। नंबर 4 इज ईमान, डिड यू टेक द फोटो ऑल बाय योर सेल्फ, ठीक है, यू के साथ योर सेल्फ लिखना है 4th में। 5th में आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ माई सेल्फ आता है, तो यहां पर माई सेल्फ लिखने हैं 5th में। द लायन कैन डिफेंड इट सेल्फ, अब अगर किसी चीज की बात हो रही है तो उसकी जगह इट सेल्फ यूज करते हैं, कोई भी जो है जानवर या बेजान चीज के बारे में बात हो रही है तो इट सेल्फ आएगा। टीना एंड उमर, इफ यू वॉन्ट मोर मिल्क हेल्प योर सेल्फ, टीना एंड उमर प्लूरल है, ज्यादा लोग हैं तो इसीलिए इसके साथ योर सेल्फ है। अली एंड दानियाल कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्व्स, 8th में आएगा देमसेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब गैर मुअय्यन प्रोनाउंस होते हैं ये, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हमें पता ना हो एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द पीपल, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ले लें कि कुछ लोग गार्डन में बैठे हैं, अब वो कुछ लोग कितने लोग हैं एग्जैक्टली हमें नहीं पता, तो इस तरह का ये जो कुछ मैंने यूज किया है इसे कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, नोबडी यानी कि हर कोई, कोई नहीं, कुछ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट तादाद का मालूम नहीं होता, नहीं पता होता हमें। एवरीबडी, समथिंग, ठीक है, समबडी, एनीबडी, समथिंग, एवरीबडी, समबडी और एनीथिंग, कुछ भी, कहीं भी, किसी तरह, ठीक है, जहां पर हमें एग्जैक्ट तादाद का ना पता हो, वक्त का ना पता हो, उससे हम कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब आपने याद रखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सी पार्ट इसी के ऊपर है। आई डिडंट सी अकरम एट द जिम, आई फाइंड इनफैक्ट आई डिडंट सी एनीबडी, ठीक है, एनीबडी, इसमें आपने जी एनीबडी, ठीक है, ए पे लगा दें एनीबडी, ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसकी हमें तादाद का नहीं पता, किसी को भी नहीं देखा। अब किसी को भी नहीं मतलब कि आपको ये नहीं पता कि ये किसके ना होने का जिक्र हो रहा है या किसके होने का जिक्र हो रहा है, ठीक है, हमें लिमिट का तादाद का नहीं पता, तो दिस इज कॉल्ड indefinite pronoun. Number 2 is people tell the salesman at the door that we don't want to buy anything, हमें कुछ भी नहीं खरीदना। अब वो कुछ में कुछ भी आ सकता है, वो दुकान पे कुछ भी बिक रहा हो सकता है, तो हमें ये नहीं पता कि कुछ किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो इसीलिए ये भी एक indefinite pronoun है, anything. Check in that bag, आई बॉट यू समथिंग, उस बैग में देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जिसकी हमें एग्जैक्ट तादाद या लिमिट का ना पता हो वो होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि गैर मुअय्यन प्रोनाउन, गैर यकीनी प्रोनाउन, ठीक है, जिस तरह हमने इनडेफिनेट जो है पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमें ये नहीं पता था कि कहाँ तक कब तक काम हो रहा है ना, होता रहा, ता है, ती हूँ, इस तरह के आ रहा था, इसमें भी उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फोन कॉल इज फॉर मी, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, बी एनीबडी। Number 5, at that restaurant you cannot buy dash for less than ₹100, anything, ठीक है, C. Number 6 is you should take something for that cough, तुम्हें कुछ लेना चाहिए उस खांसी के लिए। अब कुछ से मुराद है कि कोई भी मेडिसिन, अब उस मेडिसिन का नाम यहाँ पर नहीं बयान हुआ, तो ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ज़हन में रखना आपने। अब आ जाता है प्रपोजिशन, आपको बताया था प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, कि चीज किस तरफ पड़ी है और कहाँ पड़ी है, ये शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो उनको कहा जाता है प्रपोजिशन, जैसे अबव, बिहाइंड, आफ्टर, अमंग, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। चलें, नंबर 1 इज फिल इन द डी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। द पिक्चर हैंग्स अबव माई हेड, अबव लगा दें, ठीक है। Number 2, the sun is behind the clouds,
Number 3 is the dog ran after the cat. Number 4 is I distributed candies among the children. Number 5 is the cat is under the tree. Number 6 is our house is in front of a big tree. Number 7 is they went up the mountain. Number 8 is the field is opposite the houses. Number 9 is Sarah is between her cousins. जी बच्चों जी पार्ट पे आ जाए. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट. बच्चों एडवर्ब्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एडवर्ब्स एडजेक्टिव की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं. ठीक है, या वर्ब की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं कि कितनी जल्दी या कितनी देर से कोई काम हो रहा है, या कोई कितना प्यारा है, या कोई कितना बुरा है. ठीक है, उसकी शिद्दत को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं उसे कहा जाता है एडवर्ब. जैसे वेरी, सून, हियर, नेवर. ठीक है, शिद्दत को शो करने के लिए. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. देखिए, सून, वेरी, नेवर, ब्यूटीफुली, हियर. दिस टी इज वेरी हॉट. ठीक है, ये चाय बहुत गर्म है. बहुत एडवर्ब हो गया और गर्म एडजेक्टिव. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, किसी एडजेक्टिव या वर्ब की शिद्दत को जाहिर करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब्स. नंबर 2 इज शी सिंग्स ब्यूटीफुली. वो बहुत खूबसूरती से गाती है. दे विल प्ले अ गेम सून. वो जल्द ही एक गेम खेलेंगे. तो जल्द इज फ्रीक्वेंसी, एक शिद्दत जाहिर कर रहा है कि वो जल्द ही खेलेंगे. फरीदा नेवर कम्स लेट. फरीदा कभी भी लेट नहीं आई. ही इज नॉट हेयर. वो यहाँ नहीं है. ठीक है, ये आपने लिख लेने, इसको फिल इन द ब्लैंक कर लेनी है. ठीक है, ये एडवर्ब होता है, ध्यान में रखेंगे आप. H. Use the key sounds in the following words to choose 2 more words from your dictionary. ठीक है, आपने एक ही साउंड के 3 वर्ड्स लिखने हैं. 1 वर्ड इज गिवन, एक वर्ड दिया गया, बाकी आपने 2 वर्ड्स खुद बनाने हैं. ट्रेन, मेन, गेन. स्कूल, स्टूल, पूल. अगर आपके जहन में कोई और मैचिंग राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप यही लिखें. ड्राइवर, राइटर, पेंटर. नेक्स्ट इज थ्रू, ड्रू, ट्रू. ठीक है, ये आपने इस तरह से कर लेना. जी अब कर ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज. नंबर 1 इज द करेक्ट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी आर कॉल्ड. मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सी एटिकेट्स. Number 2 is what is very important when you are on the road. D. Do the right things. Number 3 is what is important to know. D. Difference between life and death. Number 4 is if you are traveling on train or bus, then it's a good idea to check out the timetable. Number 5 is where should we stand if we are waiting for a bus in a dark and lonely place. Stand in the light. C. 5th का C. Number 6 is don't play with friends while you are waiting on a bus stand. C. If you are waiting for a van or a bus, stay well away from the edge of the pavement. A. If you are waiting for a train, stay well away from the edge of the platform. C करना है आपने, D नहीं करना, ये गलत है. ठीक है, प्लेटफॉर्म लिखना है आपने. सी पे टिक करना है, डी पे टिक नहीं करना है, इन्होंने गलत किया हुआ है. नंबर 9 इज स्टे वेल बैक अंटिल द वैन, बस और ट्रेन हैज स्टॉप्ड. सी 9th में. 10th में बिफोर गेटिंग ऑन अ बस चेक दैट इट इज डी, गोइंग वेयर यू वांट टू गो. डी. ठीक है, ये थे आपकी जो है एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 5. ठीक है, बाकी जो सारे डायग्राम्स हैं और जो वो हम जो है उसको आप खुद करने की कोशिश करें. अगर आपसे खुद नहीं होती, मतलब जो लेबल ऑफ द डायग्राम्स हैं इसके अंदर ब्लैक ब्लैक काफी हुआ हुआ है, तो आप लोग ऐसा करें कि खुद से इसको करने की कोशिश करें. एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है.
अगर आपको मुश्किल लगे तो देन यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसको खुद करने की कोशिश करें। जो बीच में डायग्राम्स लेबल करने के लिए जो समरी ऑफ द चैप्टर दिया हुआ है वो खुद से आप करने की कोशिश करें, लिखें खुद से पैराग्राफ्स, हर चीज को आप खुद से करने की कोशिश करें। बी क्रिएटिव, ठीक है। और जो आपको समझ नहीं आती देन गो एंड आस्क मी, ठीक है। ओके देन, अल्लाह हाफिज एंड कंप्लीट योर नोट्स ऑन टाइम।